हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी का दोस्तों 10th का ज्योग्राफी देखने वाले हैं। हम लोग सामाजिक विज्ञान दोस्तों ज्योग्राफी क्लास 10th का दोस्तों ये एक से 3 पार्ट में आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा दोस्तों। 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन आंसर है ये दोस्तों। क्वेश्चन थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर दोनों है दोस्तों। विकास सर का ये नोट्स है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो कभी भी आप फिर एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा बुक दोस्तों। पूरा ओरिजिनल एनसीईआरटी का निचोड़ इस बुक में नोट्स में किया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला चैप्टर है सामाजिक विज्ञान भूगोल संसाधन और विकास दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए सामाजिक विज्ञान भूगोल एवं अध्याय 1 में संसाधन एवं विकास दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा जूम करते हैं दोस्तों। देखिए संसाधन, देखिए हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? संसाधन। चलिए संसाधनों का वर्गीकरण देखिए। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन दोस्तों। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन संसाधन? जैव और अजैव दोस्तों। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन कौन कौन दोस्तों? नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन दोस्तों समाप्यता के तौर पर। तीसरा देखिए स्वामित्व के आधार पर दोस्तों। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व के आधार पर। चौथा देखिए विकास के स्तर पर आधार कौन है? संभाव्य विकसित भंडार है, संचित कोष है दोस्तों। कौन है? संभाव्य विकसित भंडार है और संचित कोष है दोस्तों विकास के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए जैव संसाधन दोस्तों। जैव संसाधन जो है ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है और जैव संसाधन कहते हैं। जिनमें जीवन है वो उसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। जैसे मनुष्य, प्राणी जात आदि दोस्तों। नेक्स्ट देखिए जैव संसाधन। देखिए वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। जो निर्जीव वस्तुओं से बने उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टानें, धातुएं दोस्तों, ये सब निर्जीव चीज़ें हैं। चलिए समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण देखिए। नवीकरणीय संसाधन दोस्तों वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कौन क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन दोस्तों। जैसे वायु हो गया, जल आदि दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूसरा अनवीकरणीय संसाधन दोस्तों। अनवीकरणीय संसाधन में कौन कौन आते हैं? वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, इनका निर्माण, विकास एवं लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे देखिए खनिज हो गया। इसमें कौन सा सामान आएगा आपका? कौन सा? अनवीकरणीय संसाधन दोस्तों खनिज आएगा। नेक्स्ट देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। व्यक्तिगत संसाधन देखिए। व्यक्तिगत संसाधन जो है दोस्तों वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। जिनका स्वामित्व क्या होता है? जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। उदाहरण जैसे किसी किसान की जमीन, घर आदि दोस्तों। किसी किसान का जमीन, घर आदि दोस्तों। सामुदायिक संसाधन देखिए। सामुदायिक संसाधन जो है दोस्तों वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, वे सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं दोस्तों। सामुदायिक संसाधन कौन होते हैं? वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, उसे सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय संसाधन देखिए। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन देखिए। तट रेखा के 200 मील दूर से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर
किसी देश का अधिकार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण देखिए। संभावित संसाधन दोस्तों वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावित संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? संभावित संसाधन दोस्तों। नेक्स्ट देखिए विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा चुकी विकसित संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन दोस्तों। तीसरा देखिए भंडारित संसाधन। भंडारित संसाधन दोस्तों पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, भंडारित संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भंडारित संसाधन दोस्तों। देखिए संचित संसाधन। देखिए वे संसाधन जिन्हें अभी तक तकनीकी ज्ञान के प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, उसे संचित संसाधन कहते हैं। संचित संसाधन दोस्तों वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ, संचित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास देखिए दोस्तों। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव अस्तित्व के लिए क्या है? मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया है, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कुछ व्यक्तियों की लालच व संसाधनों का ह्रास हो। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गई है, जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन एवं संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट जाता है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अपक्षयन दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि दोस्तों। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अपक्षयन, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि दोस्तों। देखिए नेक्स्ट मानव जीवन की गुणवत्ता, वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो जाना दोस्तों। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। सतत पोषणीय विकास देखिए। सतत पोषणीय विकास दोस्तों संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या था? संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है दोस्तों। एजेंडा 21 देखिए। 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया दोस्तों। उद्देश्य देखिए, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है दोस्तों। संसाधन नियोजन देखिए, ऐसा उपाय अथवा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों को उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है उसे संसाधन नियोजन कहते हैं दोस्तों। ऐसा उपाय तथा अथवा तकनीक जिनके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है उसे संसाधन नियोजन कहते हैं दोस्तों। भारत में संसाधन नियोजन देखिए, संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत में संसाधन नियोजन मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों की संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना दोस्तों। उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी, संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना दोस्तों। संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना दोस्तों।
संसाधन संरक्षण देखिए, संसाधन संरक्षण, संसाधनों की उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति और मृदा का इस प्रकार से प्रयोग करना ही भावी पीढ़ी की जरूरतों को का भी ख्याल रखा जाता है दोस्तों। संसाधन संरक्षण जो है संसाधनों का उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी की जरूरतों को भी ख्याल रखा जाए। भू संसाधन देखिए, भू संसाधन दोस्तों, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, भूमि जो है क्या एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों। प्राकृतिक, वनस्पति, वन जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार और व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है दोस्तों। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए दोस्तों। भूमि क्या है, एक सीमित संसाधन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत में भूमि संसाधन देखिए, लगभग 43% भू क्षेत्र में मैदान है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाजनक है दोस्तों। कृषि और उद्योग के लिए सुविधाजनक है दोस्तों। लगभग 30% भूभाग भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है दोस्तों। 30% पर क्या है, पर्वत स्थित है दोस्तों, जो 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा, लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है जिसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधनों, वनों का अपार संचय कोष होता है दोस्तों। लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र जिसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधनों, वनों के अपार संचय कोष है दोस्तों। भू उपयोग दोस्तों, भौगोलिक प्रक्रिया जिससे अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। भौगोलिक प्रक्रिया जिससे अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। देखिए नेक्स्ट, भू उपयोग को निर्धारित करने वाला तथ्य देखिए, भू उपयोग को निर्धारित करने वाला तथ्य क्या है? पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र, पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र दोस्तों। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है दोस्तों, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है दोस्तों, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। बंजर कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, इमारतें, सड़कें, उद्योग दोस्तों। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि क्या है? बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई भूमि, इमारतें, सड़कें, उद्योग दोस्तों। प्रति भूमि देखिए, वर्तमान प्रति जहाँ कृषि 1 वर्ष उससे कम समय खेती ना की गई हो उसे प्रति भूमि कहते हैं दोस्तों। वर्तमान प्रति कैसा होता है? जहाँ कृषि 1 वर्ष उससे कम समय खेती ना की गई हो उसे प्रति भूमि कहते हैं। अन्य प्रति देखिए, अन्य प्रति जहाँ 1 से 5 वर्ष की खेती ना की गई हो उसे अन्य प्रति भूमि कहते हैं। अन्य कृषि योग्य भूमि देखिए, अन्य कृषि योग्य भूमि दोस्तों अस्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि विविध वृक्ष, फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्ष या अधिक से खाली है दोस्तों। शुद्ध बोया गया क्षेत्र देखिए, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है? एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार देखिए। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, मृदा, जलवायु और मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति, परंपराएं इत्यादि दोस्तों शामिल है। भू निम्नीकरण के कारण देखिए, खनन हो गया, अति चराई दोस्तों, अति सिंचाई। भू निम्नीकरण के कारण कौन है? खनन, अतिचारण और अति सिंचाई दोस्तों। चलिए आगे देखिए हम लोग नेक्स्ट, औद्योगिक प्रदूषण दोस्तों हो गया, फिर वनों उन्मूलन हो गया दोस्तों। भूमि के संरक्षण के उपाय देखिए, भूमि के संरक्षण के उपाय हो गया आपका वनोरोपण, पशु चारण नियंत्रण, रक्षक मेखला दोस्तों, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल परिसंस्करण दोस्तों, औद्योगिक जल परिसंस्करण। मृदा संसाधन देखिए, मृदा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संसाधन। मृदा क्या दोस्तों? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है दोस्तों। मृदा का निर्माण देखिए, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्रा 1 सेमी मृदा
इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्रा 1 सेमी मृदा को बनाने में 1000 वर्ष लग जाते हैं। मृदा का निर्माण सेलों के अपघटन क्रिया से होता है। मृदा के निर्माण कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि तापमान, पानी का बहाव, पवन। इस प्रक्रिया में कई भौतिक व और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है दोस्तों। मृदा के प्रकार देखिए, लाल और पीली मृदा दोस्तों। मृदा के प्रकार कैसी है? लाल एवं पीली मृदा दोस्तों। देखिए लाल और पीली मृदा देखिए किस तरह होता है दोस्तों। फिगर थोड़ा आप लोग देखिएगा आराम से। जलोढ़ मृदा देखिए दोस्तों, जलोढ़ मृदा आपका ये है। और काली मिट्टी देखिए दोस्तों, काली मिट्टी आपका ये है दोस्तों। वन मृदा, चलिए देखते हैं हम लोग। वन मृदा आपका इस तरह का वन मृदा है दोस्तों। मरुस्थलीय मृदा देखिए, इस तरह का क्षेत्र जो है मरुस्थलीय है दोस्तों। लेटराइट मृदा देखिए इस तरह का दोस्तों, पथरीला टाइप का लेटराइट मृदा दोस्तों। चलिए एक एक मृदा को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं हम। जलोढ़ मृदा दोस्तों, भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है जलोढ़ मृदा। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। इस मिट्टी में क्या होती है? पोटास की बहुलता होती है। सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित हुआ। सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़ बांगर एवं नई जलोढ़ खादा दोस्तों। पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर। नई जलोढ़ को खादा दोस्तों। बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल और गेहूं आदि फसलों के लिए उपयोगी है दोस्तों। बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूं के लिए उपयोगी है जलोढ़ मृदा दोस्तों। चलिए हम लोग काली मृदा को देखते हैं। हम लोग काली मृदा दोस्तों, जैसे देखिए रंग काला एवं अन्य नाम इसे रेगुल मृदा कहते हैं। रंग इसका काला होता है, अन्य नाम इसका रेगुल मृदा है दोस्तों। देखिए टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति हो। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति दोस्तों। बैसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण होता है। बैसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्माण होता है दोस्तों। जैसे देखिए आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है दोस्तों। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी दोस्तों। महाराष्ट्र कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र मतलब दोस्तों गुजरात हो गया, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। लाल एवं पीली मृदा देखिए, लाल एवं पीली मृदा दोस्तों। लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग इसका लाल तथा कहीं पीली होती है दोस्तों। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। चूने के इस्तेमाल से उर्वरकता को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों उड़ीसा हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य गंगा के मैदान, गारो, खांसी एवं जयंतिया की पहाड़ी पर पाई जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं लेटराइट मृदा दोस्तों। लेटराइट मृदा देखिए उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है दोस्तों। भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन का परिणाम है। चाय और काजू के लिए उपयुक्त है दोस्तों। चाय व काजू के लिए उपयुक्त है। तो देखिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों। आपका लेटराइट मृदा कहाँ दोस्तों? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तथा असम पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा देखते हैं हम लोग। मरुस्थलीय देखिए रंग लाल और भूरा होता है दोस्तों। रेतीली और तथा लवणीय होती है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्प की दर अधिक, ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है दोस्तों। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्प की दर अधिक और ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है मरुस्थलीय मृदा में दोस्तों। चलिए उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है दोस्तों। पहाड़ी पद देखिए जिसे पिडमाउंट जोन कहते हैं। किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र, उदाहरण के लिए आप देखिए पश्चिमी घाट का पहाड़ी पद अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र दोस्तों। पहाड़ी पद या पिडमाउंट जोन जो है दोस्तों किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट का पहाड़ी पद अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर
पाया जाने वाला क्षेत्र है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ढक्कन ट्रेप देखिए दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र, इसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा होता है। बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है दोस्तों, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। वन मृदा दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, वन मृदा जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, गठन में पर्वतीय पर्यावरण, गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव है दोस्तों, गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव है। नदी घाटियों में मृदा दोमट और सिल्टदार होती है, नदी घाटियों में मृदा जो है दोस्तों दोमट और सिल्टदार होती है। अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है, अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है दोस्तों। खादर एवं बांगर में अंतर देखिए दोस्तों, खादर देखिए खादर और बांगर में अंतर देखिए दोस्तों। नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर कहते हैं दोस्तों, और प्राचीन जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर कहते हैं, प्राचीन को बांगर दोस्तों। अधिक बारीक रेतीली मिट्टी खादर है, अधिक बारीक जो रेतीली मिट्टी हुई खादर है, और कंकड़ व कैल्शियम कार्बोनेट जैसी मिट्टी उसे हम लोग क्या कहते हैं, बांगर दोस्तों। और बार बार नवीकरण संभव दोस्तों आपका खादर में है, और बार बार नवीकरण नहीं होगा वो बांगर है, बार बार जो नवीकरण नहीं होगा वो आपका क्या बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा है दोस्तों। नदी के पास डेल्टा व बाढ़ निर्मित मैदान में पाई जाती है, नदी के पास डेल्टा और बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं खादर मृदा कहते हैं। और जो नदी के दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है, नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है, उसे हम लोग बांगर कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मृदा अपरदन देखिए, मृदा के कटाव उसके बहाव की प्रतिक्रिया, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रतिक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है दोस्तों। मृदा अपरदन के कारण देखिए, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण व खनन दोस्तों। मृदा अपरदन के कारण कौन कौन है, वनोन्मूलन, अति पशुचारण और निर्माण व खनन प्रक्रिया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिमनदी और जल दोस्तों, प्राकृतिक तत्व जैसे पतन हो गया, हिमनदी और जल दोस्तों। कृषि के गलत तरीके से जुताई के तरीके, कृषि के गलत तरीके जुताई के तरीके, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाना दोस्तों, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाना। मृदा अपरदन के समाधान देखिए, इसका मृदा अपरदन का समाधान क्या है, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं में समांतर हल चलाने से दोस्तों। ढाल वाली खेती में, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से मृदा अपरदन में बचाव होगा। ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करना, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करना। बड़े खेतों की पट्टियों में, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच घास की पट्टी उगाकर किया जाता है दोस्तों। खेत के चारों तरफ पेड़ों को कतार में लगातार एक मेखला बनाना, खेत के चारों तरफ पेड़ों को कतार में लगाकर एक मेखला बनाना। और वनोरोपण, अति पशुचारण को नियंत्रित करके दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब नालिका दोस्तों, बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिका बनाता है। बहता हुआ जल जो दोस्तों मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिका कहते हैं दोस्तों। उत्खात भूमि देखिए, उत्खात भूमि जो है ऐसा भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है, उसे हम लोग उत्खात भूमि कहते हैं। ऐसा भूमि जो जोतने योग्य नहीं होते उसे उत्खात भूमि कहते हैं। खड़ भूमि देखिए दोस्तों, चंबल बेसिन में इसे खड़ भूमि के नाम से, चंबल बेसिन में इसे क्या कहते हैं, खड़ भूमि कहते हैं दोस्तों। अपरदन की पवन अपरदन देखिए, पवन अपरदन दोस्तों, पवन द्वारा मैदान को ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं दोस्तों। मतलब पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आंसर दोस्तों, देखिए वैकल्पिक प्रश्न एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों। लो एक्स किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों, तो आपका अनवीकरणीय योग है दोस्तों। कैसा अनवीकरणीय योग है लो एक्स दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो अधिक सिंचाई दोस्तों। क्या है, पंजाब में आपका
भू निम्नीकरण का निम्नलिखित में मुख्य कारण क्या? अधिक सिंचाई दोस्तों, जिसे हम लोग पुनः पूर्ति योग कहते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है दोस्तों? काली मृदा आपका गुजरात में पाई जाती है दोस्तों। इसे महाराष्ट्र का तो महाराष्ट्र होता है, लेकिन उसके बाद आपका गुजरात में अधिक पाई जाती है दोस्तों। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित किस प्रकार का संसाधन नहीं है दोस्तों? पुनः पूर्ति योग, फिर आपका अजैव, मानवकृत और चक्रीय दोस्तों। तो कैसा है? तो आपका जो है पुनः पूर्ति योग नहीं है दोस्तों, पुनः पूर्ति योग आपका ज्वारीय ऊर्जा नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए पृष्ठ संख्या 14 पर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए बोला गया दोस्तों। तो देखिए 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है ये बताना है, क्वेश्चन है दोस्तों ये सब। फिर देखिए पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा को 3 मुख्य विशेषताएं बताना है दोस्तों पूर्वी तट पर। अब पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए वो भी बताना है, और जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं कुछ उदाहरण देकर समझाना है। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। पहला का आंसर देखिए, काली मृदा का रंग काला होता है, इन्हें रेगुल मृदा भी कहते हैं। ये लावाजनक सेलों से बनती है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है दोस्तों। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दूसरा, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा को 3 मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं दोस्तों। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ है, जलोढ़ मृदा जो है बहुत उपजाऊ है। गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य दलहन फसलों की खेती के लिए यह मिट्टी आदर्श मानी जाती है दोस्तों। जलोढ़ मृदाओं वाले क्षेत्रों में गहन कृषि के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक होता है दोस्तों। जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन, तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपक्षय की रोकथाम के लिए निम्न कदम उठाना चाहिए। देखिए ढाल वाली जमीन पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल की गति कम होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्र को समोच्च जुताई की प्राथमिकता दी जाए दोस्तों। ढालू जमीन पर सोपान बनाए जाने चाहिए। फसलों के मध्य में घास की पट्टियां उगाकर भी मृदा अपक्षय को कम किया जा सकता है, जिसे पट्टी कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे दोस्तों? पट्टी कृषि दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, जैव संसाधन जीव मंडल संसाधन प्रदान करता है। इसमें जीवन पर्याप्त होता है दोस्तों। उदाहरण देखिए, मनुष्य हो गया, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन दोस्तों, ये सब आपका जैव संसाधन है। और जैव संसाधन देखिए वे संसाधन जिनमें जीव माही होते हैं, जीव नहीं होते हैं, जिसमें जीव नहीं होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे देखिए चट्टाने, धातुएं दोस्तों, ये अजैव संसाधन के उदाहरण है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना। देखिए भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 में वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। इसका क्या कारण है दोस्तों? प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग होता है दोस्तों। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग हुआ है दोस्तों। उत्तर देखिए, भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है। कुल भूमि में से 93% लोग के ही उपयोग की आंकड़े उपलब्ध हैं। कुल भूमि में से 93% भूमि के उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। कुल प्राप्त भूमि में 46.6% भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 22.5% भूमि वन है और 13.8% भूमि बंजर और कृषि अयोग्य भूमि है दोस्तों। 7.7% भूमि बढ़ती भूमि है दोस्तों। 4.8% भूमि पर चारागाह और बागान दोस्तों। 4.6% पर बंजर भूमि है दोस्तों। वर्ष 1960-61 में वन के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि तो हुई, किंतु यह वृद्धि बहुत मामूली है दोस्तों। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भूमि पर वन होने चाहिए, किंतु भारत में बढ़ती जनसंख्या, अधिक औद्योगिकरण आदि के कारण निम्नतर वनों के कटाव में वन भूमि में अधिक वृद्धि नहीं हो पाया है।
लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है दोस्तों। अधिक वन पर्यावरण को संतुलित करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं, तब भूमि को निम्नीकरण से बचाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वनों के प्रतिशत को बढ़ाना जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग होने के लिए निम्नलिखित कारण। तो प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग होने के लिए निम्नलिखित कारण है। कौन कौन है देखिए। कृत्रिम उपकरण प्रौद्योगिकी विकास की देन है। परिणाम स्वरूप उत्पादन में बढ़त के कारण संसाधनों के अधिक उपयोग किया जाता है। तो परिणाम स्वरूप उत्पादन में बढ़त के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, तकनीकी विकास के कारण आर्थिक विकास संभव है। जब किसी देश में आर्थिक स्थिति में सुधार हो आती है तब लोगों की ज़रूरतें बढ़ती है, फलस्वरूप संसाधनों का अधिक उपयोग होता है दोस्तों। आर्थिक विकास नवीन तकनीकी विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। इस कारण नए उपबंध संसाधनों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों सामाजिक विज्ञान भूगोल, अध्याय 2 का वन एवं वन्यजीव संसाधन दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैव विविधता। देखिए दोस्तों, जैव विविधता का अर्थ होता है आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए तथा परस्पर निर्भर पादपों और जंतुओं के विविध प्रकार दोस्तों। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए तथा परस्पर निर्भर पादपों और जंतुओं के विविध प्रकार दोस्तों। देख लीजिए, आपस में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्तों। देखिए, प्राकृतिक वनस्पतियाँ दोस्तों। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने व पनपने वाले। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने व पनपने वाले पादप समूह, वन, घास, भूमि आदि इसके प्रकार हैं। तो इसे अक्षत वनस्पति के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। चलिए, स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां देखिए। स्थानिक पादप अक्षत प्राकृतिक वनस्पति जो कि विशुद्ध रूप से भारतीय हैं उसे स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां भी कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। परितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों। पारितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र किसी क्षेत्र के पादप जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर व परस्पर जुड़े हुए होते हैं। यह एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। क्या बनाता है? यह एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। मानव भी इस तंत्र का एक प्रमुख भाग है दोस्तों। देखिए, पहले अपघटक होता है दोस्तों, उसके पहले प्राथमिक उपभोक्ता दोस्तों। पहले क्या आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद प्राथमिक उत्पादक पहले आएगा दोस्तों, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, टिड्डा जिसे बोलते हैं। पहले घास हुआ, फिर टिड्डा दोस्तों, फिर आपका द्वितीयक उपभोक्ता दोस्तों आएगा। द्वितीयक में पक्षी देखिए टिड्डा को खाएगा, टिड्डा को तृतीय उपभोक्ता खाएगा दोस्तों। ये बिल्ली है, लोमड़ी बिल्ली जो मानिए। फिर उच्च उपभोक्ता दोस्तों चतुर्थ श्रेणी में आता है। उसके बाद ये मरेगा तो अपघटक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। वन्य जीव देखिए, वन्य जीव, इसको थोड़ा जूम करते हैं दोस्तों, आप लोग बढ़िया से इसको देखिए और समझिए किस तरह साइकिल चल रहा है दोस्तों। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उच्च उपभोक्ता यानी चतुर्थ श्रेणी उपभोक्ता दोस्तों, फिर अपघटक। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वन्य जीव देखिए, वन्य जीव जो अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं दोस्तों। वन्य जीव जो है अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण वन्य जीव के लिए क्या होता है? तो जंगल दोस्तों। फ्लोरा और फौना दोस्तों। फ्लोरा और फौना। फ्लोरा जो है किसी क्षेत्र काल विशेष के पादप होते हैं, किसी क्षेत्र के या काल। फौना देखिए, दूसरा में क्या है? फौना दोस्तों। फौना जंतुओं की प्रजातियां। फौना क्या है? जंतुओं की प्रजातियां दोस्तों। देखिए, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात देखिए दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। भारत में अपने वनस्पति जात यानी फ्लोरा में अति समृद्ध है दोस्तों। भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां तथा लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां स्थानीय स्वदेशी है दोस्तों। भारत में अपने वनस्पति जात यानी फ्लोरा में अति समृद्ध है। भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां, लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां स्थानिक स्वदेशी है दोस्तों। दूसरा देखिए,
भारत अपने प्राणी जाति यानी फौना में भी अति समृद्ध है दोस्तों। यहाँ 81,000 से अधिक प्राणी जंतु प्रजातियाँ हैं। यहाँ पक्षियों की 1200 से अधिक और मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियाँ हैं। यह लगभग 6000 प्रजातियों के कीट पतंग भी पाए जाते हैं। यहाँ लगभग 6000 प्रजातियों के कीट पतंग भी पाए जाते हैं। भारत में लुप्तप्राय प्रजातियों जो नाजुक अवस्था में दोस्तों, भारत में लुप्तप्राय प्रजातियों जो नाजुक अवस्था में है दोस्तों, जैसे चीता हो गया आपका, गुलाबी हो गया, गुलाबी सिर वाला बत्तख दोस्तों, गुलाबी सिर वाला बत्तख, फिर पहाड़ी कोयल दोस्तों, और जंगली चीतीदार उल्लू दोस्तों, जंगली चीतीदार उल्लू, फिर आपका मधुका इनसिग्निस दोस्तों, इसे महुआ की जंगली किस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? महुआ की जंगली किस्म दोस्तों। और हुबरडिया हेप्टान्यूरोन दोस्तों, घास की प्रजाति है। क्या? हुबरडिया हेप्टान्यूरोन घास की प्रजाति है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये आपका कौन सा दोस्तों? चीता है। यहाँ पे देखिए चीता है, गुलाबी सिर वाला बत्तख देखिए आपका ये है गुलाबी सिर वाला बत्तख दोस्तों। फिर आपका ये कौन है? कोयल है दोस्तों। कोयल कौन कोयल है? पहाड़ी कोयल है दोस्तों। फिर जंगली चीतीदार उल्लू देखिए, ये महुआ है दोस्तों। और घास भी ये है दोस्तों। लुप्त होने का खतरा झेल रहे प्रजातियां देखिए, लुप्त होने का खतरा झेल रहे प्रजाति कौन कौन है दोस्तों? चलिए देखते हैं। भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 79 दोस्तों जातियां, पक्षियों की 44 जातियां और सरीसृपों की 15 जातियां हैं दोस्तों। सरीसृपों की 15 जातियां और जल स्तरों की 3 जातियां लुप्त होने की खतरा झेल रही है। लगभग 1500 पादप जातियां के भी लुप्त होने का खतरा बना हुआ है दोस्तों। 1500 पादप जातियों के भी लुप्त होने का खतरा बना है दोस्तों। प्राणी जातियों का वर्गीकरण देखिए, प्राणी जातियों का वर्गीकरण दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए सामान्य जातियां दोस्तों, सामान्य जातियां जो है वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, फिर सील, चीड़, किरदंत इत्यादि दोस्तों। देखिए ये सब आपका जो पढ़े वही है दोस्तों। देखिए लुप्तप्राय जातियां दोस्तों, वे जातियां जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है, जैसे एशियाई चीता दोस्तों, फिर गुलाबी सिर वाली बत्तख दोस्तों। आपका एशियाई चीता ये है दोस्तों, गुलाबी सिर वाली बत्तख ये है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, सुभेद जातियां दोस्तों, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घनी है, जिसकी संख्या घनी रही है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने पर परिस्थितियां नहीं बदली जाती है तो इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में भी शामिल हो जाएगी। जैसे देखिए नील भेड़ हो गया, एशियाई हाथी, गंगा नदी दोस्तों। देखिए नील भेड़ हो गया, ये हाथी हो गया एशियाई, और गंगा नदी दोस्तों। देखिए आगे देखिए संकटग्रस्त जातियां दोस्तों, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन्हें विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है, जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, संगाई दोस्तों। देखिए पांचवा देखिए दुर्लभ जातियां दोस्तों, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है दोस्तों, और यदि इनको प्रभावित करने वाले विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए स्थानिक जातियां दोस्तों, स्थानिक जातियां प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली जातियां, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन
इन जातियों के उदाहरण दोस्तों। स्थानीय जातियाँ कौन कौन है दोस्तों? प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वनस्पतिक जाति, वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण देखिए। कृषि स्तर भारतीय वन संरक्षण के आंकड़ों के अनुसार 1951 से 1980 के बीच 2,62,000 वर्ग 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्र की कृषि भूमि बदल दिया गया दोस्तों। अधिकतर जनजातीय क्षेत्र विशेषकर पूर्वोत्तर मध्य भारत और स्थानांतरीय झूम खेती अथवा श्लेष वर्ण खेती के चलते वनों की कटाई व या निम्नीकरण हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, संवर्धन वृक्षारोपण दोस्तों। जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है तो उसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया है ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके। इससे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया है। विकास परियोजनाएं देखिए दोस्तों। आज़ादी के बाद से बड़े पैमाने पर कई विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया है। इससे जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। 1952 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो चुका है। खनन देखिए, चौथा पॉइंट खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता की भारी नुकसान पहुंचा। उदाहरण में देखिए, पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन दोस्तों। पांचवा देखिए, संसाधनों का असमान बंटवारा दोस्तों। अमीर और गरीबों के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है, इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, हिमालयन यव दोस्तों। हिमालयन यव चीड़ के प्रकार सदाबहार वृक्ष होते हैं। हिमालयन यव जो है चीड़ के प्रकार के सदाबहार वृक्ष होते हैं। एक औषधीय पौधा है दोस्तों जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। उपयोग देखिए, उपयोग इसका हो गया, पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों के टकसोल नामक रसायन निकाला जाता है। पेड़ की छाल से इसे क्या निकालता है? पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टकसोल नामक रसायन निकाला जाता है। कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नुकसान देखिए, नुकसान हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए। आगे देखिए, कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव देखिए। संसाधन के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। कुछ चीज़ें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है, जैसे ईंधन, चारा, पेयजल और अन्य मूलभूत चीज़ें। दूसरा देखिए पॉइंट, इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं की अधिक काम करना पड़ता है। कुछ गांवों में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, वनोन्मूलन के से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक विपदाएं बढ़ जाती है, जिससे गरीबों को काफ़ी कष्ट होता है दोस्तों। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 देखिए। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 12 पूछा जाता है। 1960 से 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षकों ने वन्य जीव की रक्षा के लिए एक नए कानून की मांग की। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया दोस्तों। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई है। बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। वन्य जीव के व्यापार पर रोक लगा दिया गया और वन्य जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई दोस्तों। कई केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किया है। कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। फिर देखिए नेक्स्ट,
संरक्षण के लाभ देखिए दोस्तों, देखिए संरक्षण से कई लाभ होते हैं, जैसे इससे पारिस्थितिकी की विविधता को इससे पारिस्थितिकी की विविधता को बचाया जा सकता है। इसमें हमारे जीवन के लिए जरूरी मूलभूत चीज़ें हैं, जल, हवा, मिट्टी का संरक्षण भी होता है दोस्तों। वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण देखिए। चलिए आरक्षित वन देखिए साथियों, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों की संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है दोस्तों। देखिए आरक्षित वन ये सब है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए, दूसरा देखिए रक्षित वन दोस्तों। वन विभाग के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है दोस्तों। 1/3 हिस्सा जो है क्या है, रक्षित है। इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन देखिए, और तीसरा पॉइंट है वो अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उसे अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वन्य जीवन को होने वाले अविवेकी ह्रास पर नियंत्रण के उपाय देखिए। भारत सरकार द्वारा प्रभावी वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम दोस्तों, भारत सरकार ने लगभग 14 जैव निश्चित जैव संरक्षण स्थल प्राणी जात व पादप जात हेतु बनाए गए हैं दोस्तों। सन 1992 में भारत सरकार द्वारा कई वनस्पति उद्यानों की वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गई दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है बाघ परियोजना, गेंडा परियोजना और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना तथा कई अन्य इको विकासीय पारिस्थितिक विकासीय परियोजनाएं शुरू की गई दोस्तों। 89 राष्ट्रीय उद्यान है, 490 वन्य जीव अभ्यारण्य प्राणी उद्यान बनाए गए। 89 आपका राष्ट्रीय उद्यान है, 490 वन्य जीव अभ्यारण्य तथा प्राणी उद्यान बनाए गए। इन सबको अतिरिक्त हम सभी को हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी अवस्था के महत्व को हमारी उत्तरजीविता के लिए समझना अति आवश्यक है दोस्तों। चिपको आंदोलन देखिए, एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था दोस्तों। चिपको आंदोलन क्या था, एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सभी वृक्ष को पकड़ के खड़े हो गए घेर के दोस्तों। पहले बोलते थे कि हमें काटिए तब वृक्ष काटिए। प्रोजेक्ट टाइगर देखिए, बाघों की विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था और 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल आबादी 55,000 थी दोस्तों। कितनी थी, 55,000। 1973 से घटाकर 1973 में घटकर ये 1837 हो गई थी दोस्तों। देखिए बाघ दोस्तों, बाघों की आबादी के लिए खतरे दोस्तों, बाघों की आबादी के लिए खतरे क्या क्या थे, व्यापार के लिए शिकार किया जाता था, फिर सिमटता आवास दोस्तों, फिर भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की घटती संख्या दोस्तों। फिर देखिए महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए है, और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, और राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार दोस्तों, ये सब बाघों के लिए। असम में मानस बाघ रिजर्व दोस्तों, और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है दोस्तों। चलिए हम लोग प्रश्नों एनसीईआरटी सोल्यूशन अब देखेंगे। प्रश्न क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों आप चैप्टर 2 का बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है दोस्तों? तो ये सही कारण नहीं है बृहत स्तरीय विकास परियोजना दोस्तों। बृहत स्तरीय विकास परियोजना वनस्पति को ह्रास का कारण नहीं हो सकता है, इससे बचाव होता है, इसलिए ये गलत है। कृषि प्रसार में आपका वनस्पति ह्रास होगा, पशुचरण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना इसमें भी होगा, और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण में भी होगा दोस्तों, इसलिए आपका गलत दिया गया सी दोस्तों। देखिए दूसरा देखिए, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीके समुदायों की सीधा भागीदारी नहीं करता है दोस्तों? संयुक्त वन प्रबंधन, बीच बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन और वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन दोस्तों।
क्या बोला गया, इनमें से कौन संरक्षण तरीक समुदायों के सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन और वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। तो कौन नहीं करता? तो वन्य जीव पशु विहार परिसीमन नहीं करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में प्राणियों और पौधों के उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें दोस्तों। क्या है? जानवर, पौधे, अस्तित्व दोस्तों। काला हिरण लुप्त हो गया, एशियाई क्वेश्चन है दोस्तों, उसको नीचे मिलाएंगे। हाथी दुर्लभ है, अंडमान के जंगली सुअर संकटग्रस्त, हिमालयन भूरा भालू दोस्तों, सुवेद, गुलाबी सिर वाला बतख स्थानिक। इसको हम लोग मिलान करते हैं। चलिए नीचे यहाँ उत्तर देखिए दोस्तों, वो ऊपर क्वेश्चन था। जानवर और पौधे और अस्तित्व देखिए। काला हिरण जो है दोस्तों ये संकटग्रस्त है। क्या? संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में डाला गया। एशियाई हाथी दोस्तों ये सुवेद है। क्या? सुवेद की श्रेणी में डाला गया। अंडमान के जंगली सुअर जो है वे स्थानिक है दोस्तों। क्या? स्थानिक है। हिमालय की भूरा भालू जो है ये दुर्लभ प्रजाति की श्रेणी में, दुर्लभ में है दोस्तों। गुलाबी सिर वाला बत्तख दोस्तों ये लुप्त प्राय की श्रेणी में, जो गुलाबी सिर वाला बत्तख जो है लुप्त प्राय की श्रेणी में दोस्तों। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का मेल कीजिए। आरक्षित वन दोस्तों, सरकार और व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन बंजर भूमि है। आरक्षित वन बीमे दिया वन और अन्य जीव संसाधनों संरक्षण दृष्टि सुविधा, सर्वाधिक मूल्यवान वन और अवर्गीकृत वन दोस्तों। वन भूमि जो अधिक क्षरण से बचाई जाए, ये आपको चलिए मिलाते हैं। उत्तर यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे प्रश्न दोस्तों देखिए। आरक्षित वन का जो आंसर होगा वन और वन्य जीवों की संसाधन संरक्षण की दृष्टि सर्वाधिक मूल्यवान वन है दोस्तों आरक्षित वन। आरक्षित वन जो है वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाया जाए दोस्तों, अधिक क्षरण से बचाया जाए उसे आरक्षित वन कहते हैं। और वर्गीकृत वन दोस्तों सरकार और व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन बंजर भूमि है दोस्तों। चलिए हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है दोस्तों। जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? चलिए देखते हैं। जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है दोस्तों। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और पुराने जात का ह्रास करते हैं दोस्तों। ये सब दोस्तों जो हम अभी पढ़ रहे थे ये सब आपका प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 में ये सब दिया गया है। इसको हम लोग क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 में वन जैव विविधता का हम लोग आंसर दे दिए दोस्तों, आपका हो गया। आप दूसरा देखिए, बताया गया विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और पुराने जात के ह्रास के कारक हैं। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। कुछ मानव क्रियाएं प्राकृतिक वनस्पति जात और पुराने जात के ह्रास के कारण बनती है दोस्तों। उनमें से मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। बड़े पैमाने पर कृषि का विस्तार, औद्योगिकरण, शहरीकरण, अर्थव्यवस्था की मांग के फलस्वरूप बृहत वन क्षेत्रों की कटाई वन जीवों के आवास के विनाश का कारण बनती है। जंगली जानवरों का शिकार कर उनके चमड़ों, हाथी दांत, सिंहों को अवैध व्यापार के लिए मारा जाता है जो विभिन्न जातियों के विलुप्त होने का कारण है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पर्यावरण प्रदूषण, कारखानों में निकला कचरा, रसायन, अपशिष्ट आदि जल को जहरीला बनाती है जो जानवर की मौत का कारण हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, प्रायः स्तनधारी, स्थानांतरित खेती के कारण कीमती वन और वन्य जीवन के समाप्ति के दावा नल को प्रेरित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बड़ी विकास परियोजनाओं ने वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। बड़ी विकास परियोजनाओं ने वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया दोस्तों। पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना दोस्तों, और वन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग दोस्तों, ये सभी कारण आपका विस्तार को बताएंगे। मानव क्रियाएं किस प्रकृति और वनस्पति के प्राणीजात के ह्रास के कारक हैं। तो ये सभी कारक हैं दोस्तों जो बताए हैं भैया। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा और उनका असमान उपयोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी की असमानता शामिल है दोस्तों। ये भी अब यहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में देना है दोस्तों। देखिए, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्यजीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया और विस्तारपूर्वक विवेचना करें। देखिए, वन और वन्यजीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का एक निबंध लिखिए। चलिए देखते हैं हम लोग। उत्तर 1 देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में विभिन्न समुदायों ने इस प्रकार योगदान दिया है। देखिए, राजस्थान के लोगों ने
सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों को विरोध किया और सफलता भी प्राप्त की दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास किया गया। फिर तीसरा देखिए, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि भैरव देव डाकब सेंचुरी बनाई, जहां पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिया गया तथा पारे लोग घुसपैठ पर रोक लगाई गई दोस्तों। भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्षों और पौधों को पवित्र मानकर पूजा जाता है दोस्तों, जैसे पीपल और बट दोस्तों। भारतीय लोग विभिन्न पशुओं को पवित्र मानकर पूजते हैं क्योंकि वे इन्हें विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़ते हैं, जैसे नाग को शिव के साथ, मोर को कृष्ण के साथ, लंगूर व बंदर को हनुमान जी के साथ दोस्तों। फिर आगे देखिए, भारत के विभिन्न आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में वनों को देवी देवताओं को समर्पित करके उन्हें पूजा जाता है। और राजस्थान में इस तरह के क्षेत्रों को बन्नी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? बन्नी। भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज इस प्रकार है दोस्तों। भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज इस प्रकार है। चलिए देखते हैं। भारत के जनजातियों लोग प्रकृति की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं और उनके विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल और कौम्य रूप से बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में ना तो स्थानीय लोग घुसते हैं और ना ही किसी को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, जिससे आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। जैसे छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ मुंडा जो महुआ की पूजा करती है, संथाल कदम के पेड़ों की पूजा करती है। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती है दोस्तों। उड़ीसा में इमली की पूजा होती है और बिहार में आम के पेड़ों की दोस्तों। कई लोग पीपल और बट की भी पूजा करते हैं दोस्तों। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के लिए पारंपरिक तरीके से भारतीय झरने, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण करते हैं, जैसे कि मंदिरों या अन्य स्थलों और बंदरों को खिलाते हैं दोस्तों। राजस्थान के बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जाते हैं, जो कि इनके समाज के अभिन्न अंग हैं। इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान भूगोल अध्याय 3 जल संसाधन पे हम लोग चर्चा कर देंगे और इस वीडियो को स्टॉप करेंगे दोस्तों। इसे कंप्लीट पूरा चैप्टर को करेंगे। 3 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा एक वीडियो में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जल के कुछ रोचक तत्व देखिए। दुनिया में पानी की कुल मात्रा का 96.5% समुद्र के रूप में मौजूद है, जो केवल 2.5% मीठे पानी के रूप में अनुमानित है दोस्तों। कितना? 2.5 दोस्तों। भारत में वैश्विक वर्षा का लगभग 4% प्राप्त है। भारत में वैश्विक वर्षा का लगभग 4% प्राप्त होता है और पानी की प्रति व्यक्ति वर्ष उपलब्धता के मामले में दुनिया में 133वें स्थान पर है दोस्तों। दुनिया में 133वें स्थान पर इंडिया है दोस्तों। ऐसी आशंका व्यक्त की जाती है कि 2025 तक भारत के बड़े हिस्से पानी की कमी वाले देशों या क्षेत्रों में शामिल हो जाएंगे। जल दुर्लभता देखिए। जल दुर्लभता का अर्थ होता है पानी का कमी होना। क्या होता है? पानी का कमी होना दोस्तों। जल दुर्लभता के कारण बड़ी आबादी सिंचित क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। और नेक्स्ट देखिए, बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के साथ पानी की अधिक मांग दोस्तों। फिर विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच पानी की असमान पहुंच, फिर उद्योगों द्वारा पानी का अत्यधिक उपयोग, शहरी क्षेत्रों में पानी का अधिक दोहन दोस्तों। शहरी क्षेत्र में पानी का अधिक दोहन हो रहा।
और शहरीकरण के किस प्रकार जल दुर्लभता का औद्योगिकरण और शहरीकरण के किस प्रकार जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तेजी से औद्योगिकरण हुआ। उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल का अत्यधिक प्रयोग दोस्तों, अलवणीय जल का अत्यधिक प्रयोग, शहर की बढ़ती आबादी और शहरी जीवन शैली के कारण जल ऊर्जा की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि हुई। शहरों तथा गांव में जल संसाधनों की अति शोधन दोस्तों। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, देखिए, वे कंपनियां जिनके उद्योग संस्थान एक से अधिक देशों में कार्य करते हैं तथा अनेक देशों में पूंजी निवेश करते हैं तथा अधिक लाभ अर्जित करते हैं। जल विद्युत, देखिए, ऊंचे स्थानों में से जल धारा को नीचे गिराकर उत्पन्न किया जाता है दोस्तों। ऊंचे स्थानों से जल धारा को नीचे गिराकर उत्पन्न की गई विद्युत, ऊंचे स्थानों से जल धारा को नीचे गिराकर उत्पन्न की गई विद्युत दोस्तों। देखिए, एक नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी जल के संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। विश्व में केवल 2.5% पर ही ताज़ा जल है दोस्तों। कितना? 2.5 दोस्तों। जल संसाधनों के अति दोहन, देखिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बढ़ती जनसंख्या, अधिक मांग और समान पहुंच दोस्तों। बढ़ता शहरीकरण, औद्योगिकीकरण दोस्तों। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ, देखिए, प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया दोस्तों। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ क्या होता है? ईसा के 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी का बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का भी निर्माण करवाया गया था दोस्तों। फिर कलिंग उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर यानी कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के होने की सबूत मिलते हैं दोस्तों। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील, जो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी दोस्तों। पाँचवा देखिए, 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं साथियों। नदियों पर बांध बनाकर एक बार अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। बांध, देखिए, बहते जल को रोकने, दिशा देने, बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा यानी बांध है दोस्तों, जो आमतौर पर जलाशय, झील और जल भरण बनाती है, जो आमतौर पर जलाशय और झील तथा जल भरण बनाती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बांधों से होने वाले लाभ दोस्तों। देखिए, आपका सिंचाई हो जाएगा, फिर विद्युत उत्पादन किया जाएगा, फिर आपका घरेलू और औद्योगिक आवश्यकता हेतु जल आपूर्ति दोस्तों। फिर देखिए, बाढ़ का नियंत्रण होगा, फिर मनोरंजन तथा पर्यटन होगा दोस्तों, फिर मत्स्य पालन दोस्तों। क्या क्या होगा? सिंचाई होगा, विद्युत उत्पादन होगा, बांध से होने वाले लाभ, फिर घरेलू और औद्योगिक आवश्यकता हेतु जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण होगा, मनोरंजन तथा पर्यटन होगा और मत्स्य पालन होगा दोस्तों। बांधों को अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं क्यों कहा गया? बांधों को अब दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं क्यों कहा जाता है? चलिए हम लोग देखते हैं। बांध से एकत्र जल का उपयोग एक दूसरे पर निर्भर है। बांध से एकत्र जल का उपयोग एक दूसरे पर निर्भर है। बांध का निर्माण बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन, वितरण के लिए किया जाता है। बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन और वितरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जल, वनस्पति और मिट्टी के संरक्षण के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है। जल, वनस्पति और मिट्टी के संरक्षण के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है। यह पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक मंदिर क्यों कहा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक मंदिर क्यों कहा दोस्तों? बांधों से अनेक लाभ हैं, ये विकास में योगदान करते हैं, इसलिए नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था दोस्तों। क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर दोस्तों।
भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखिए। स्वतंत्रता के बाद उनके जल का अभाव बढ़ने के कारण देखिए। भारत मानसूनी जलवायु का देश है। भारत कैसा है? मानसूनी जलवायु का देश है दोस्तों। कई बार मानसून असफल होने से जल की कमी बढ़ रही है दोस्तों। कई बार मानसून असफल होने से जल की कमी बढ़ रही है। सिंचाई के जल की मांग में तीव्र वृद्धि और औद्योगिक क्रियाओं के कारण भूमिगत जल का स्तर गिरना, इस शहरीकरण की गति में वृद्धि के कारण जल संसाधनों का बढ़ता दबाव, फिर बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण दोस्तों अत्यधिक सिंचाई के नकारात्मक प्रभाव देखिए। अत्यधिक सिंचाई के नकारात्मक प्रभाव दोस्तों, इससे मिट्टी के लवणीकरण जैसे बड़े पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरकता में कमी, इससे पानी की कमी होती है, इससे पानी की कमी हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए सोल्यूशन देखिए इसमें प्रश्न संख्या 35 एनसीईआरटी सोल्यूशन है। पेज संख्या दोस्तों, पेज संख्या मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं हम लोग। दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों में जल की कमी को प्रभावित या जल की कमी को अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले और परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र, इसे प्रदर्शित करना कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र को दोस्तों। देखिए उत्तर यहाँ पे दिया गया, ये प्रश्न है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो जल की कमी को से अप्रभावित है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है जल की कमी से अप्रभावित है। अधिक वर्षा वाले और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र जल की कमी से प्रभावित हैं। अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल की कमी से प्रभावित हैं। कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र जल की कमी से अप्रभावित है दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है दोस्तों। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी हो। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल की बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे देश और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। आंसर देखिए दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजनाओं जो बृहद स्तर पर विस्थापन होता है उसे उस आजीविका खत्म होती है दोस्तों। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए, इसमें गलती पहचानें और दोबारा लिखें दोस्तों। देखिए शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या, शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की दोस्तों ने। दूसरा देखिए नदियों पर बांध बनाने, उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता है दोस्तों। तीसरा देखिए गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के दोस्तों। आज राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर में से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रह लोकप्रिय हो रहा है दोस्तों। उत्तर देखिए शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या और शहरी जीवन शैली से जल संसाधनों का अतिशोधन हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। तीसरा पॉइंट गुजरात में बरसाती बेसिन से सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशानियां किसान उपद्रव करने पर उतारू हो गए। चौथा देखिए आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के कारण छत वर्षा जल संग्रह की रीति कम होती जा रही है। दूसरा प्रश्न देखिए निम्नलिखित प्रश्न पर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए दोस्तों। व्याख्या करें, जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ हानियों की तुलना करें। उत्तर देखिए जल का नवीकरणीय प्राकृतिक रूप जल चक्र होता है। जल का नवीकरणीय प्राकृतिक रूप क्या होता है? जल चक्र होता है दोस्तों। हमें मिलाने वाले अलवणीय जल सतही अपवाह तथा भूजल स्रोतों से हासिल होता है, जिसका निरंतर नवीकरणीय
नवीकरणीय तथा पुनर्भरण जलीय चक्र के जारी होता रहता है। सूर्य की गर्मी से वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जलवाष्प संघनित होकर बादलों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जो ठंडे पृथ्वी पर वर्षा का यह जल दोबारा नदी से होते हुए सागरों में पहुंचता है, दोबारा जलवाष्प के रूप में संघनित होने लगता है। इस तरह जल चक्र लगातार गतिशील रहता है दोस्तों। जल के विशाल भंडार और नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं दोस्तों। ये लोग आगे बढ़ती जनसंख्या अधिक जनसंख्या घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोधन करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। दूसरा देखिए, जल का असमान वितरण। भारत में बहुत क्षेत्रों ऐसे जहाँ सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है दोस्तों। निजी कुएं नलकूप। बहुत से किसान अपने खेती में निजी कुएं व नलकूपों से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण लगातार भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी होती है। फिर देखिए, औद्योगिकरण स्वतंत्रता के बाद हुए औद्योगिकरण के कारण भारत में अवलंबनीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जाती है। इस कारण भी जल की कमी का सामना करना पड़ता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, आंतरिक नौकायन तथा मछली पालन में मदद मिलती है। जबकि बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशय जहां मौजूद वनस्पति जात और पुराने जात के विनाश का कारण है, स्थानीय लोगों को उनकी जमीन और आजीविका और संसाधनों से हाथ धोना पड़ता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 120 शब्दों में देना है। राजस्थान में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रह किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। फिर देखिए, परंपरागत वर्षा जल संग्रह की पद्धति के आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण की किस प्रकार किया जाता है, वो भी देखना है। उत्तर देखिए, राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर में पीने का जल एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रह का तरीका आमतौर पर अपनाया जाता है। इस तकनीक में हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टंका हुआ करता है दोस्तों। इनका आकार एक बड़े कमरे वर्षा का पहला जल छत और नालों के साफ करने में प्रयोग होता है, उसे संग्रहित नहीं किया जाता है। इसके बाद होने वाली वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। टंका में जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला स्रोत बनाता है। वर्षा जल को प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। कुछ घरों में टांकों के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी स्वाद पसंद नहीं है। तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जल संसाधनों के साथ साथ जल संग्रहण टैंक भी पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में पूरी जानकारी थी दोस्तों। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल
भूमि जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण की अनेक विधियां विकसित कर ली थी। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल और पुल, पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं, नदी की धारा रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पश्चिमी राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रह की विधि आम बात है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिका बनाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। जैसलमेर देखिए, जैसलमेर राजस्थान में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जूहड़ बनाए जाते हैं। तो जैसलमेर राजस्थान में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जूहड़ बनाए जाते हैं। चलिए हम लोग